गुड आफ्टरनून। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग की जो स्टडीज़ हैं अपने अपने हिसाब से बेस्ट वे में चल रही हैं। मैं एक भी चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर्स आते हैं उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस पेपर सेट किए जाते हैं। एक तो बिलो एवरेज क्वेश्चंस होते हैं 20% और 60% नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, एवरेज क्वेश्चंस होते हैं और 20 to 10% एबव एवरेज क्वेश्चंस हुआ करते हैं। तो सरल, सामान्य और कठिन क्वेश्चन सभी को हमें देखना होता है। अगर हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें हर टाइप के क्वेश्चंस को देखना है। शुरू करते हैं। ज़रूरी था आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस रखने को, तो एक एक क्वेश्चन शुरू करते हैं जिसमें सारे मिक्स्ड क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन आप इसमें बोर्ड में देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। A young dancer dances with relativistic velocity। सामान्य क्वेश्चन है। रिलेटिविस्टिक स्पीड से, रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है लाइट की स्पीड के अप्रोच करने वाली स्पीड से या वेलोसिटी से डांस कर रही है। ये ध्यान रखें, यंग डांस, फैट डांसर जो कि थोड़ी सी मोटी है या मोटा है, टू हर or his stationary friends, he or she will appear। मतलब जो हमारे रुके हुए स्टेशनरी फ्रेंड्स हैं उनको कैसा दिखाई देगा? लेस फैटी, मोर फैटी, ऑफ सेम डायमेंशंस, नन ऑफ दीज। इतनी तो आप फिजिक्स पढ़ चुके हैं कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इसमें लगेगा और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से जो है लेस फैटी इसका सही आंसर है। आप इसको लेस फैटी पे टिक करेंगे। सिंपल सा जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है, इस जो बेसिक क्वेश्चन है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद द इवेंट्स इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच मूव्स विद कांस्टेंट। माने आपने पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़े और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहाँ लागू होती है आप भाषा के हिसाब से खुद ही समझेंगे कि क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, एक्सीलरेशन या वेलोसिटी या मोमेंटम या स्पीड। देखिए एक्सीलरेशन जो होता है ये तो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। मोमेंटम में वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकता, मास बदल जाए, इसलिए ये भी सही आंसर नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी में आप अंतर समझते हैं। देखिए सर्कुलर पाथ पे कोई चीज़ चलती है उसमें स्पीड कांस्टेंट हो सकती है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। ये लीनियर स्पीड के लिए है, इसलिए अगर स्पीड और वेलोसिटी में कांस्टेंट की बात आए तो आपको वेलोसिटी टिक करना है। कांस्टेंट वेलोसिटी अगर होगी किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तभी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डील किया जा सकता है। घुमा फिरा के आप समझ लीजिए। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद द इवेंट्स इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये इसका सही आंसर है या सही ऑप्शन है। बहुत ही आसानी के साथ आप देखते हैं। 2 क्वेश्चन इस तरीके से हम लोगों ने डील करे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सामान्य है लेकिन बेसिक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लगभग वही है लेकिन भाषा की जो कारीगरी होती है, ड्राफ्टिंग होती है, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है। द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी आर एप्लीकेबल टू। जब हमारा सब्जेक्टिव पेपर आता था तो पोस्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविटी
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, तो हमने उसका भी क्वेश्चन जरूरी समझा। रोटेटिंग फ्रेम, एक बार फिर क्वेश्चन सुन लीजिए। द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी आर एप्लीकेबल टू रोटेटिंग फ्रेम्स, एक्सीलरेटेड फ्रेम्स, इनर्शियल फ्रेम्स, ऑल ऑफ दीज। एक ही में लागू होता है। दो टाइप की रिलेटिविटी होती है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सीलरेटेड फ्रेम्स में भी लागू होती है, लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स में होती है। इसको आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी आर एप्लीकेबल टू इनर्शियल फ्रेम्स ओनली। इस तरीके से आपको बस याद दिलाना था। बहुत बच्चे सब समझ चुके होंगे, लेकिन प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन सामने आना जरूरी था। एक क्वेश्चन और सिंपल सा हमने कंसीडर किया है। इफ ए ट्रेन वेयर टू मूव विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, माने कोई ट्रेन जो है लाइट की स्पीड से चलाई जाए, इट्स लेंथ वुड बी नंबर 1 अनचेंज रहेगी, जो लेंथ है वही दिखाई जरूर होगी, या इनफाइनाइट दिखाई देगी, या 0 दिखाई देगी, या नन होगी। आप ये समझ लीजिए कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला है ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसमें लगेगा v इक्वल टू सी रखेंगे तो डेल्टा एल नॉट इंटू 1 माइनस 1 का रूट है 0 होगा, तो डेल्टा एल नॉट इंटू 0 हो जाएगी। तो लेंथ आप 0 कहेंगे, इट्स लेंथ वुड बी 0। पहले तो होगा नहीं कि कोई ट्रेन लाइट की स्पीड से चल ले, लेकिन थ्योरेटिकली अगर पूछा जाता है तो थ्योरी के हिसाब से अगर कोई ट्रेन चलती है लाइट की वेलोसिटी से तो उसकी जो लेंथ है वो 0 होगी। ऐसा इस क्वेश्चन को सामने रखने का पर्पज था कि आप जान लेते हैं इसको। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में है द स्पीड। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक खास बात होती है, क्वेश्चन को अच्छे से समझें तभी उस ऑप्शन को सही को टिक करें। द स्पीड ऑफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल हुज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इट्स रेस्ट एनर्जी, यानी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो रेस्ट एनर्जी के बराबर हो जाए। अब आपको रेस्ट एनर्जी का भी आइडिया होना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी का आपको आइडिया है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देखना चाहिए। जो टोटल एनर्जी हो जाएगी ऐसी स्थिति में, टोटल एनर्जी में इसको सॉल्व करना बता दूं, अपने आप सही हो जाएगा। वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी। आप जानते हो कि ये रेस्ट एनर्जी जो है m0c² होती है। अब इसी के बराबर इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, यानी कि m0c² के बराबर, तो ये m0c² प्लस m0c² माने 2m0c² के बराबर टोटल एनर्जी हो गई। सिंपल सी बात है। और जो टोटल एनर्जी है वो mc² के बराबर भी होती है, तो mc² इक्वल टू m0c² करेंगे। लेकिन जब कोई बॉडी या पार्टिकल किसी और स्पीड से चलता है तो उसका मास भी बदल जाता है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, किसी स्पीड v से चलता है। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़िए। द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल whose kinetic energy is equal to its rest energy is, हमें ही पता करनी है। तो m की जगह पे आप समझ लीजिए कि टोटल एनर्जी mc² है, और ये टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट एनर्जी को मिला के बनेगी। रेस्ट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर है, इसका मतलब m0c² प्लस m0c² बने 2m0c²। इसका मतलब m की जगह पे आप लिखेंगे m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस b² अपॉन c²
इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, जैसा क्वेश्चन की कंडीशन है। तो एम नॉट सी स्क्वायर कैंसिल हो गए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये 1/2 के बराबर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1/4, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 3/4, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 3/4 इंटू सी स्क्वायर। भाई आप इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए तो b इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट करेंगे, 3 का रूट 3 का रहने दिया और 4 का 2 हो गया इंटू सी। तो ऑप्शन आपके सामने एक c/3 है, दूसरा √2/3 इंटू सी है, फिर ये है c/2 और d है √3/2 इंटू सी। तो इसका हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाल लिया है √3/2 इंटू सी। समझ आ गया होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। एक बार क्वेश्चन रिपीट करूंगा तब मिटाऊंगा। द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल हुज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इट्स रेस्ट एनर्जी इज। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू रेस्ट एनर्जी, और रेस्ट एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर होगी, यानी कि एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर रेस्ट एनर्जी तो होती है, काइनेटिक एनर्जी भी हो गई। टोटल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी होती तो एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर 2m नॉट सी स्क्वायर। जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, mc² होता है, रेस्ट एनर्जी का m नॉट c² होता है। तो mc² को 2m नॉट c² से बराबर कर दीजिए, और m में c² में तो कुछ चेंज करेंगे नहीं, m की जगह m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन c², बस आपका काम बन गया। सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे तो b की वैल्यू अंडर रूट 3/2 इंटू सी आ जाएगी। अब मैं इस क्वेश्चन को मिटाता हूँ, आगे का क्वेश्चन हम लोग कंसीडर करते हैं, जहाँ पर सी इज दी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, सिंपल सी गणना थी, अगर बेसिक क्लियर है तो गणना भी हो जाती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, ध्यान से इसको सुनिए, द मास ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज 2m0/√3, वेयर m0 इज द रेस्ट मास, माने कोई पार्टिकल जिसका रेस्ट मास है, और जब वो किसी रिलेटिविस्टिक स्पीड से चल रहा है तो उसका मास है 2m0/√3। अब इसमें क्वेश्चन में डिफरेंट क्या लगा, जिससे आपके सामने रखा, दी लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज, हमें लीनियर मोमेंटम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत सी सिंपल सी बात है कि पहले हम v निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे आप जानते हो कि हमारा m इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन c² होता है, और m को कह रहा मूविंग मास 2m0/√3 है। हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन c²। जब इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू, मैंने ये सब सॉल्व करोगे, स्क्वायर करोगे, v की वैल्यू आ जाएगी c/2। अब अगर इसमें वेलोसिटी पूछी जाती तो c/2 ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन मोमेंटम पूछा जा रहा है तो मोमेंटम p इक्वल टू m इंटू v होता है, और m उस समय जब वो मूव कर रहा है वो गिवन है, कितना गिवन है 2m0/√3, और वेलोसिटी हमने निकाली है c/2, 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया m0c/√3, ये आया इसका मोमेंटम। तो इसमें जो डी ऑप्शन लिखा हुआ है m0c/√3, ये सही है। वैसे ऑप्शन थे 2m0c, 2m0/√3 या m0c, 2m0c/√3, जो कि सही आंसर है। मैं समझता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को हमने इसलिए सेलेक्ट किया कि इसमें मूविंग मास दे दिया है,
रेस्ट मास एम नॉट ही बताया है, तो उस समय उसका लीनियर मोमेंटम पी क्या होगा ये पूछ लिया गया है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम v निकाल लेंगे, मास मूविंग गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लीनियर मोमेंटम का जो आंसर निकल सकता है निकल आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन डिफिकल्ट में इनकी गणना हो सकती है, क्योंकि इसमें लॉजिक लगता है, थोड़ा सा दिमाग जिसके बेसिक अच्छे हैं उनको जरा सा दिमाग लगाएंगे सॉल्व हो जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी सो दैट इट्स मास बिकम्स 2m। माने कोई इलेक्ट्रॉन है, इसका मास m0 से, रेस्ट मास m0 ही होता है, 2m0 हो जाता है। इट्स स्पीड है, सिर्फ स्पीड पूछ रहा है, तो इसकी स्पीड निकालने का सिंपल सा तरीका है जो अभी हम लोगों ने किया था, टोटल एनर्जी mc², और चूंकि मास 2m0 हो जा रहा है तो उसके हिसाब से उसकी एनर्जी हो जाएगी 2m0c²। अब m का जो वेरी हो गया है वो फॉर्मूला लिखेंगे m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c² इक्वल टू 2m0 c²। तो अब इसमें m0 कैंसिल हो गया है, ठीक, mc² लगेगा, c² भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि और √1 माइनस v² अपॉन c² विल बी इक्वल टू, ये हम इधर ले गए 1/2 या 1/4 इक्वल टू 1 माइनस v² अपॉन c², दोनों को हमने स्क्वायर कर दिया आराम से आपको, यानी कि इसमें इधर ले आएंगे v² अपॉन c² इक्वल टू 1 माइनस v² अपॉन c², सॉरी 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4, यानी v अपॉन c इक्वल टू √3/2 और v इक्वल टू √3/2 इक्वल c। जैसा कि उसमें आया था कि डी ऑप्शन लिखा है √3/2 इंटू c, इसका सॉल्यूशन है वैसे √3/2 इंटू c, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल सी बात है, ये लास्ट में अंडर रूट के अंदर दोनों 3/2 कर दिए हैं, इसमें √3 अलग है 2 अलग है, इसके ऑप्शन ए सही है। वैसे 3/4c भी लिखा है, 3/2c भी लिखा है, ये ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चन में ऐसी छोटी धोखे की गलतियां ना हो पाए, बहुत दिमाग खोल के ये जो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है √3/2 इंटू c, और सही आंसर है √3/2 इंटू c। तो आपको ये सही करना है जैसा कि आया है 3/2 इंटू c। तो इस तरीके से हम लोगों ने 7th क्वेश्चन को किया। अब हम लोग ने कुछ कैलकुलेशन कर ली है, एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा थ्योरेटिकल कंसीडर करते हैं, फिर एक दो प्रॉब्लम्स और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टू फोटॉन्स भाषा की कार्यविधि को भी पहचानना ऑब्जेक्टिव में जरूरी होता है। टू फोटॉन्स अप्रोच ईच अदर, इसका क्या मतलब है, एक फोटोन ये है, एक फोटोन ये है, अप्रोच करने का मतलब है एक दूसरे को पास आ रहे हैं, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब है। Two photons approach each other, their relative velocity will be क्या होगी, इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, पढ़ाते समय आपको बहुत क्लियर कर चुका हूँ। 0 c/2 c और d में है 2c।
ये हमारे साधारण सी मैकेनिक्स के हिसाब से C प्लस C2C होगी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जो सेकेंड पोस्टुलेट है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, यानी उसकी चेंज नहीं होती है रिलेटिव टू द मोशन ऑफ द सोर्स और ऑफ द ऑब्जर्वर। या तो आप सीधे पोस्टुलेट या एडिशन ऑफ वेलोसिटी थ्योरम से निकालेंगे, तब भी इसका आंसर सी ही आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी जो है थ्योरेटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से कभी हट के भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हमने फैला के नहीं लिखा। Which one of the following remains invariant? Which one of the following? Which one of the following remain? क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलिए। इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का मतलब जो नहीं बदलता है। अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस, थोड़ा सा हटके है, क्वांटिटीज डिफरेंट है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए है, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। E क्रॉस B, इसको जरूर रख लीजिएगा। दूसरा है E स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर। ये आप जानते हो इलेक्ट्रिक वेक्टर, B मैग्नेटिक वेक्टर होता है, C स्पीड ऑफ लाइट है, C है B स्क्वायर और B है E स्क्वायर। इसका सही आंसर है B, E स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर। वैसे सॉल्व करके निकाला जा सकता है, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, आएगा तो ऐसे ही आ जाएगा एग्जाम में। आप रट लीजिए E स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर इनवेरिएंट होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि B स्क्वायर इनवेरिएंट नहीं होता, E स्क्वायर इनवेरिएंट नहीं होता, E क्रॉस B इनवेरिएंट नहीं होता। एक साथ चार चीज़ों को आप समझ सकते हो। अगर नॉट इनवेरिएंट में आ जाए और किन्हीं क्वांटिटीज के साथ अटैच हो, तो उस समय E क्रॉस B या B स्क्वायर या E स्क्वायर लिखा हो, तो तब भी सेलेक्ट करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी है बहुत ही सिंपल थ्योरेटिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है। ऑल्दो मास एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ, चाहूँ तो मैं पढ़ के सुना दूँ, लेकिन आपके दिमाग से स्लिप हो सकता है, इसलिए लिखता हूँ। इक्विवेलेंस ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी आपने पढ़ा है। स्पेशल रिलेटिविटी का मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ऑल्दो मास एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी allows conversion of a photon to an electron positron pair, to an electron positron pair। आपने पेयर प्रोडक्शन पढ़ा होगा, तो ये पेयर प्रोडक्शन की बात है। और पेयर प्रोडक्शन को स्पेशल रिलेटिविटी का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन अलाउ करता है। कैन नॉट अकर इन फ्री स्पेस, होता है, लेकिन आपने देखा होगा फ्री स्पेस में फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट नहीं होता है टू एन
to occur in free space. In free space. Free space. तो allows conversion of a photon electron positron pair to occur in free space, allow करता है. Such a process cannot occur where electron positron pair. Such a process, यहाँ आप डालते हैं such a process cannot occur in free space because क्यों नहीं होती है ये घटना, इसके कारण इनमें से आपको रखना है. मास इज नॉट कंजर्व, मास इज नॉट कंजर्व. बी में लिख रहे हैं एनर्जी इज नॉट कंजर्व, एनर्जी इज नॉट कंजर्व. तीसरी बात है मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, मोमेंटम इज नॉट कंजर्व. और चौथी बात है द चार्ज इज नॉट कंजर्व, द चार्ज इज नॉट कंजर्व. इसका सही आंसर है एनर्जी इज नॉट कंजर्व. एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, क्रिटिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यद्यपि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर का फोटोन से बनना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन से अलाउड है, लेकिन फिर भी फ्री स्पेस में ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर का जनरेशन क्यों नहीं होता है, उसमें कौन सी बाधा आती है. उसका कारण है कि इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ नहीं लग पाता है. मास तो कंजर्व हो जाएगा, मोमेंटम भी कंजर्व हो जाएगा, कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ नहीं लग पाता है. ये सिंपल सी बात रट लीजिए. डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बड़ा होगा. फिलहाल इतने बेसिक क्वेश्चन को यहाँ पर रख लीजिए. अगर हमसे संभव होगा तो मैं इसको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा. अब 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन लेने बहुत जरूरी है, इसके कम हुए हैं. मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद मास एंड which has the same kinetic energy as its rest mass energy, as its rest mass energy. क्वेश्चन हमने दोबारा एक तरीके से सामने आया है. The momentum of an electron with mass m has the same, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हुआ, has the same kinetic energy at its rest mass. तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, वैसे आंसर पहले लिख दूं. 3mc, दूसरा 2mc,
तीसरा MC और फोर्थ है MC बाई रूट 2। मोमेंटम इसमें पूछा जा रहा है, मोमेंटम चाहिए आंसर में। तो इसमें सॉल्यूशन के लिए आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा, रिलेशन पढ़ा है, E स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M नॉट स्क्वायर C टू दी पावर 4। अब इसमें आप टोटल एनर्जी, ये वाले जो टर्म्स हैं इनको अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आती है वो √3m0c आती है, √3m0c, यानी कि पहला ऑप्शन है। P इक्वल टू सॉल्व करेंगे √3 × m0c। सॉल्व करने के लिए वो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इतनी मैथमेटिक्स आपको आती है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। इस इक्वेशन का एप्लीकेशन करना है इस टाइप के सब में, जब मोमेंटम पूछा जाता है तो अप्लाई करके देख लीजिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद द मास m मास है, रेस्ट मास अगर लिखा होता तो m0 लिखा, विच हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी एज इट्स रेस्ट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप जानते ही हो, वो जो है, और रेस्ट एनर्जी भी जानते हो जो m0c स्क्वायर है, उसी से आप सॉल्व करेंगे। ये भी m0c स्क्वायर है तो इसमें भी mc स्क्वायर इक्वल टू m0c स्क्वायर लगाएंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, वेलोसिटी निकल आएगी, उससे आप मोमेंटम निकाल सकते हो, या आपने पहले जो किया था आपने वेलोसिटी निकाली थी और उसके बाद आप उसके मूविंग मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी मोमेंटम आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन जो नेक्स्ट है उसको करते हैं। ए पार्टिकल हैज रेस्ट मास m0। कोई पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास है m0 एंड मोमेंटम m0c, एंड मोमेंटम m0c। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेस्ट मास m0 हो गया, मोमेंटम m0c हो गया। ये ठीक बात नहीं है। रेस्ट मास तो m0 है, मूविंग मास तो m0 नहीं होगा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट c से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मूविंग मास m0 है। Where c is the speed of light, the total energy, अब पूछ क्या रहा है, the total energy, पूछ रहा है total energy and speed of the particle, दो चीजें पूछ रहा है, and speed of the particle are respectively, मैंने उसी क्रम में ऑप्शंस में लिखे हैं। पहला है ए में √2m0c स्क्वायर टोटल एनर्जी बता रहे हैं और वेलोसिटी है c/2। दूसरे ऑप्शन में बता रहे हैं 2m0c स्क्वायर एंड c/√2 उसकी स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तीसरे ऑप्शन में लिख रहे हैं √2m0 × c स्क्वायर एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज c/√2। और डी में दे रहे हैं 2m0c स्क्वायर एंड स्पीड c/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इस इक्वेशन का सहारा भी ले सकते हो। ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c टू द पावर 4।
इससे ई की वैल्यू जो है आ जाएगी √2m0c²। इसमें कौन कौन से उत्तर दिए हुए हैं, बी और डी में ये वैल्यू नहीं लिखी है, ए और सी में लिखी हुई, तो या तो ए ऑप्शन होगा या वो सेक्शन होगा। उसके बाद जब आपकी एनर्जी आ गई तो आप इस वाले फॉर्मूले से इसकी v निकाल सकते हो कि m0 इंटू सी इसका मोमेंटम हुआ और एक्चुअल मोमेंटम हुआ m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c² इंटू v। वेलोसिटी हमें नहीं मालूम, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे जो v की वैल्यू निकल के आएगी वो c/√2 निकल के आएगी। तो c/√2 सी में है, ये ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा। ए पार्टिकल हैज रेस्ट मास m0, रेस्ट मास है, मूविंग मास नहीं है, ये मूविंग मास तो ये m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c² होगा। एंड मोमेंटम m0c, ये हमने मोमेंटम लिखा है, लेकिन जब फैला के लिखेंगे mv के हिसाब से तो m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c² इंटू v लिखेंगे मोमेंटम। इससे इक्वेट करके इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि यहाँ पे ये वाली सही दिख रही है। फिर कह रहा द टोटल एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल आर रिस्पेक्टिवली, हमें टोटल एनर्जी निकालनी है। तो हमें इस वाले से हमने मोमेंटम वाले रिलेशन से मोमेंटम गिवन है m0c, तो इसमें अगर रख के देखें हम लोग इसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो m0² c² m0c का होल स्क्वायर करेंगे, m0² c², m0c का होल स्क्वायर किया, ये हुआ इंटू c² प्लस m0² c⁴, तो ये हो जाएगा 2m0² c⁴, ये e² सिंपल सी बात, टोटल तो E इक्वल टू हो गया √2 इंटू m0 इंटू c²। और वैसे कितना होता है, E इक्वल टू mc² टोटल एनर्जी। तो जो मूविंग मास है वो इससे कंपेयर करके आ जाएगा m इक्वल टू √2m0। ये सॉल्व करके भी आपको समझा दिया है कि कैसे ये निकल के आएगा। मैं समझता हूँ कि सारे क्वेश्चंस जो हमने प्लान करे थे उन सबको आपके सामने हमने रख दिया है, और मैं यहीं पे आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ज़रूरी हुआ तो अगर आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस जैसे आपको चाहिए उनकी प्रैक्टिस के लिए हम वीडियो डाल सकते हैं। अगर आप नहीं कहते हैं तो मैं अपने हिसाब से जो कुछ समझ में आएगा मैं करूँगा। कोशिश करिए कि आप बहुत रिलैक्स माइंड से पढ़ाई करें, ऐसा ही आप दूसरे पेपर्स के साथ भी करें। जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को फाइनलाइज करने के लिए डालूँगा। थैंक यू वेरी मच।